इन तमाम किडनैपिंग में कॉमन ये था कि इनके बच्चे भी D5 के आगे खेलते हुए गायब हुए थे। पुलिस के जाने के बाद वहीं के कुछ लोग नाले में ध्यान से देखते हैं। प्लास्टिक के अंदर जो चीज थी वो देखकर पुलिस की भी हालत खराब हो जाती है। एक साथ 16-17 प्लास्टिक बैग्स को नाले से निकाला जाता है। पुलिस वाले एक चीज नोटिस करते हैं, तमाम लाशों के सर, हाथ और पैर तो मौजूद हैं, मगर सर और पैर के बीच का हिस्सा यानी कि चेस्ट और पेट गायब है। पुलिस पूछती है कि शरीर के बाकी अंगों को तुमने कहाँ बेचा? कहाँ बेचा? मैंने उसे बेचा नहीं बल्कि उसे पकाकर खा गया। उन पुलिस वालों में से एक उल्टी करता हुआ कमरे से बाहर निकलता है। आज की कहानी नोएडा सेक्टर 31 के निठारी इलाके की है। ये एरिया हमेशा से फेमस या चर्चित नहीं होता, पर इसी एरिया से जब एक घटना निकलकर सामने आती है तब इंडियन स्टेट के हर कोने में निठारी की चर्चा शुरू हो जाती है। कहानी की ओर बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। बढ़ते हैं कहानी की ओर। साल 2006 की ये बात है। निठारी में एक सड़क होती है जिसके एक साइड में कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ थीं, जबकि उसके अपोजिट साइड यानी कि सड़क के दूसरे साइड अमीरों की बिल्डिंगें थीं। 2006 से निठारी के झुग्गी झोपड़ियों से बच्चे गायब होने लगते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 1-2 ऐसे मामले 2003 में भी सामने आए थे। उन बच्चों की उम्र 6 से 8 साल के करीब थी। गरीबी के कारण उस जगह की झुग्गी झोपड़ियों की हालत ये थी कि घर में छोटे मोटे झगड़े होने के बाद उनके बच्चे घर से कुछ देर के लिए कहीं चले जाते थे, जो कि शाम तक वापस भी लौट आते थे। या कभी कभार ऐसा भी होता था कि बच्चे घर छोड़कर चले जाते थे और इसी बीच पेरेंट्स पुलिस के पास जाकर मिसिंग कंप्लेंट्स लिखा आते थे। और फिर ऐसा होता था कि बच्चे कुछ देर बाद वापस लौट आते थे, इस कारण पेरेंट्स को पुलिस कंप्लेंट्स वापस लेनी पड़ती थी। लेकिन अभी जिस तरह बच्चे गायब हो रहे थे वो वापस नहीं लौट रहे थे। फिर भी पुलिस इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रही थी, क्योंकि पुलिस को लगता था कि पहले की तरह बच्चे लौट आएंगे। पुलिस की मानसिकता झुग्गी वालों को लेकर ऐसी हो गई थी कि उन्हें लगने लगा था कि खामखा में ये लोग उनका टाइम ख़राब करते हैं, पहले कंप्लेन करते हैं और फिर बाद में कंप्लेन वापस लेने आते हैं। कुल मिलाकर पुलिस ने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया था और ये दुनिया की रियलिटी भी है। आज के समाज में गरीबों को सीरियसली लेता कौन है? 1-2 कंप्लेन वापस लेने के बाद पुलिस ऐसा तो नहीं कर सकती थी कि कंप्लेन लिखना ही बंद कर दे। और पुलिस अगर 1-2 केस इग्नोर करती तो एक बात थी, लेकिन यहाँ तो हर 15-20 दिनों में लगातार बच्चे गायब हो रहे थे। गायब होने की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही थी। पुलिस तब भी शांत थी। 2006 जनवरी से बच्चों का गायब होना शुरू हुआ था और मई का महीना आ गया था। उस वक्त एक और लड़की निठारी से गायब होती है जो करीब 15 से 16 साल की थी। इससे पहले तक केवल कम उम्र के बच्चे ही गायब हो रहे थे, लेकिन 16 साल की लड़की का गायब होना ये पहली बार था। लड़की के माता पिता पुलिस कंप्लेंट करते हैं, लेकिन फिर वही बात होती है, पुलिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय टालती है और कहती है कि 16 साल की लड़की किडनैप नहीं होती, बल्कि तुम्हारी बेटी किसी के साथ अपने दोस्त यार के साथ भाग गई होगी। पर उस लड़की के पिता पीछे नहीं हटते। वो कोर्ट में डायरेक्ट अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि पुलिस उनका कंप्लेंट नहीं लिख रही है, जिसके बाद पुलिस को कंप्लेंट लिखना पड़ता है। पर अभी भी केवल गायब होने की खबर थी, मगर कहाँ गायब हुई, कैसे गायब हुई, ये कुछ भी पता नहीं चल रहा था। पुलिस ने कंप्लेन तो लिखी थी, मगर सारी खोजबीन उस लड़की के पिता ही करते थे। उन्हें एक ऑटो वाला मिलता है जो उन्हें बताता है कि लास्ट टाइम उसी ऑटो वाले ने लड़की को निठारी के D5 तक छोड़ा था। D5 एक कोठी का नाम है जिसका मालिक मनिंदर सिंह पंडेर नाम का एक आदमी था। लड़की के पिता के साथ वहाँ के बाकी गायब हुए बच्चों के पेरेंट्स भी अपने बच्चों को ढूंढने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। इन तमाम किडनैपिंग में कॉमन ये था कि इनके बच्चे भी D5 के आगे खेलते हुए गायब हुए थे, या लास्ट टाइम इन बच्चों को भी वहीं देखा गया था। जब सारे पेरेंट्स मिलकर पुलिस थाने में जाते हैं और D5 के बारे में बताते हैं तो पुलिस भी थोड़ी एक्टिव हो जाती है और इलाहाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त लेकर उस कोठी की तलाशी लेते हैं। हालांकि मनिंदर सिंह पंडेर जिसकी ये बिल्डिंग थी, वो इस तलाशी को रुकवाना चाहता था और उसने हर मुमकिन कोशिश की, मगर नाकाम रहा। पुलिस को तलाशी में वहाँ 16 साल की मिसिंग लड़की का एक मोबाइल फ़ोन मिलता है और बाकी वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। पुलिस उस कोठी की हर कमरे, हर कोने की तलाशी लेती है, यहाँ तक कि उस कोठी के पीछे एक नाला होता है, उधर भी पुलिस जाकर देखती है, मगर नाले को सिर्फ ऊपर ऊपर से देखकर वापस चली आती है। पुलिस के जाने के बाद वहीं के कुछ लोग नाले में ध्यान से देखते हैं तो उन्हें प्लास्टिक बैग के बहुत सारे पैकेट दिखाई देते हैं। एक पुलिस वाले को बुलाया जाता है और उसकी मौजूदगी में उन प्लास्टिक के पैकेट्स में से एक पैकेट को निकालकर खोला जाता है। प्लास्टिक के अंदर जो चीज़ थी वो देखकर पुलिस की भी हालत ख़राब हो जाती है। उस प्लास्टिक बैग में बच्चे के शरीर के टुकड़े रखे हुए थे, उसमें कटे हुए सर, पैर और हाथ रखे हुए थे। पुलिस वाला घबरा जाता है और वो थाने में कॉल करके बाकी पुलिस वालों को भी वापस बुलाता है।
फिर एक साथ 16-17 प्लास्टिक बैग्स को नाले से निकाला जाता है। सारे बैग्स में इसी प्रकार लाश के टुकड़े रखे हुए थे। इनमें से कुछ को छोड़कर ज़्यादातर बच्चों के लाश के टुकड़े मालूम पड़ते थे। वहीं मौजूद कुछ लोग और पुलिस वाले एक चीज़ नोटिस करते हैं कि इन तमाम लाशों के सर, हाथ और पैर तो मौजूद हैं, मगर सर और पैर के बीच का हिस्सा यानी कि चेस्ट और पेट गायब है। उन्हें शुरू में लगता है कि ये तमाम चीज़ें तस्करी से रिलेटेड हैं, क्योंकि ज़्यादातर हार्ट, लीवर या किडनी वगैरह की तस्करी की जाती है। मगर एक बात ये भी थी कि तस्करी तो ह्यूमन आई की भी की जाती है, मगर जो ताज़ा लाशें थी उनमें से किसी की भी आंखें निकाली गई नहीं थी। इस कारण इस केस को पुलिस अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से देख रही थी। अब पंडेर को पुलिस हिरासत में लिया जाता है। साथ ही उसके नौकर, जिसका नाम सुरेंद्र कोहली था, उसे भी पुलिस हिरासत में पूछताछ के लिए रखा जाता है। पंडेर पुलिस की पूछताछ में बताता है कि मैं इस घर में नहीं रहता था, यहाँ मेरा नौकर सुरेंद्र कोहली रहता था। पुलिस को पता चला कि पंडेर इस कोठी में बस अय्याशी करने आता था। यहाँ आकर वो कॉल गर्ल बुलाता था और अय्याशी करने के बाद वापस चला जाता था। ये बात उसके नौकर कोहली को भी पता थी। अब सुरेंद्र कोहली से पूछताछ की बारी थी। कोहली शुरुआत में कहता है कि ये सब मैंने नहीं किया, मगर पुलिस की ज़बरदस्ती करने पर जो बात निकल कर सामने आती है उसे सुनकर पुलिस वाले भी हक्के बक्के रह जाते हैं। कोहली बताता है कि ये सब मैंने ही किया है। पुलिस उससे पूछती है कि तुमने आखिर ये सब किया कैसे। वो कहता है मैं पहले बच्चों को चॉकलेट वगैरह खाने को देता था, फिर और देने का बहाना बनाकर अंदर बुलाता था। पुलिस पूछती है कि शरीर के बाकी अंगों को तुमने कहाँ बेचा। इस पर कोहली कहता है कि मैंने उसे बेचा नहीं, बल्कि उसे पकाकर खा गया। इसे सुनने के बाद उन पुलिस वालों में से एक उल्टी करता हुआ कमरे से बाहर निकलता है। पुलिस वालों के लिए भी ये सेंटेंस बिल्कुल हिला कर रख देने वाला था। अब पुलिस का कोहली को देखने का नज़रिया बदल चुका था। पुलिस को उससे ऐसी हैवानियत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आगे की पूछताछ से पहले कोहली के हाथ बांधे जाते हैं ताकि वो कहीं पुलिस वालों पर भी हमला ना कर सके। आगे कोहली बताता है कि इसकी शुरुआत तब हुई थी जब एक दिन मनिंदर सिंह उसी बिल्डिंग के एक कमरे में एक लड़की के साथ था और कोहली उसे छुप कर देख रहा था। वो एक कॉल गर्ल थी। मालिक के जाने के बाद भी कॉल गर्ल उसी कमरे में थी। कोहली रूम के अंदर जाता है। वो भी पंडेर की तरह उस लड़की के साथ संबंध बनाना चाहता है। वो लड़की को पैसे भी ऑफर करता है, पर वो लड़की मना करती है, जिसके बाद कोहली ज़बरदस्ती करता है और उसका गला दबाकर उसे मार देता है। मारने के बाद कोहली उसकी लाश के साथ अपनी हवस पूरी करता है। फिर उसे बाथरूम में ले जाता है और वहाँ उस लड़की की डेड बॉडी को 3 भागों में काटता है और पेट और चेस्ट का पार्ट कुकर में पकाकर उसे खा जाता है। ऐसा उसने पहली बार किया था। इसके बाद वो हर 15 से 20 दिनों में एक बच्चे को किडनैप करता था और उसके साथ भी सेम यही हरकतें करता। ये तमाम चीज़ें उसने पुलिस हिरासत में बताई थी। केस आगे बढ़ता है और पंडेर पर 3 लोगों के मौत का इल्ज़ाम लगता है, जिस कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंडेर को फांसी की सज़ा सुनाई थी, मगर बाद में उसे बेकसूर बताकर रिहा कर दिया जाता है। इस वक्त मैं कोर्ट कचहरी पर तो कोई कमेंट नहीं करना चाहता, मगर सोचने वाली बात यह है कि एक बार जब पंडेर को फांसी की सज़ा मिल गई थी तो अचानक से वो बेकसूर कैसे हो जाता है। कोहली को भी शुरुआत में 16 बच्चों के मर्डर और रेप के इल्ज़ाम में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, मगर फांसी के केवल 2 घंटे पहले उसकी फांसी पर रोक लगा दी जाती है, ये कहकर कि ये फांसी गलत तरीके से दी जा रही है। इतने संगीन जुर्म के बाद भी उसे बचा लिया गया। उसकी फांसी को उम्र कैद में बदल दिया गया। साथ ही निठारे पुलिस थाने के ऑफिसर को भी सस्पेंड कर दिया गया। इस केस में पुलिस के पास इतनी चीज़ें हाथ लगी थी, फिर भी सीबीआई जांच में और कोर्ट में उसका उल्टा रिजल्ट उभर कर सामने आया। ये केस अभी भी उतनी उलझी हुई है जितनी शुरुआत में थी। अगर इन तमाम मर्डर का मुख्य आरोपी कोहली नहीं है तो फिर कौन है? अब देखते हैं कि इस केस में आगे क्या होता है। 2006 से चल रहे केस का अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। निकला भी तो ऐसा कि एक बाहर खुलेआम घूम रहा है और दूसरा 16 बच्चों के कत्ल का मुजरिम फांसी से बचकर उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।